नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि चीन के द्वारा जो तिब्बत है वहां पर जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उस पर जो है बांध बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो चाइना का मेगा डैम ब्रह्मपुत्रा पर बन रहा है उससे भारत को क्या खतरा है, भारत की क्या चिंताएं हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली हमारा फोकस जो होगा वो इस बात पर होगा कि आखिर भारत पर इसका असर क्या पड़ने वाला है, अलग अलग क्षेत्रों पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि मैंने कहा कि खबर आ चुकी है और इसको लेकर के न्यूज़पेपर में भी काफी इंफॉर्मेशन आया कि चाइना जो है फॉर्मली बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ मासिव डैम ऑन दी ब्रह्मपुत्रा रिवर क्लोज टू दी बॉर्डर विथ अरुणाचल प्रदेश। तो लास्ट वीक आप देखोगे कि वहां के जो प्रीमियर हैं ली कियांग, उनके प्रेजेंस में जो है इस बांध को बनाने के जो है शुरुआत है वहां पर कर दी गई है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैप से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आप सभी जानते हैं ये है ग्रेट बैंड, ये आपका यारलुंग सांगपो। आप सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको तिब्बत में जो है ना, यारलुंग सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है और ये है आपका ग्रेट बैंड। ग्रेट बैंड मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी जो इस रास्ते से होकर गुजर रही है वहां पर एक ड्रामेटिक चेंज लेती है और उसके बाद वो कहाँ इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में इंटर करती है। तो ये जो ग्रेट बैंड है वहीं पर आप देखोगे एक मैडोंग जो आ, आ, जो काउंटी है यानी कि उसका जो राज्य है वहां पर आप देखोगे एक बांध का निर्माण चाइना करने वाला है। तो यहां पर आप देखोगे जो ये जो पूरा का पूरा बांध बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभी वो वर्ल्ड का जो है बिगेस्ट, बनने के बाद जो है बिगेस्ट बांध हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि काफी इंपॉर्टेंट ये बांध है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, जिसका जो इम्प्लीकेशन है वो सिर्फ भारत पर नहीं। आप देखोगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी का जो बेसिन है, रिवर बेसिन है, वो 4 देशों में फैला हुआ है। एक तो चाइना है, दूसरा इंडिया है, तीसरा भूटान है और चौथा कौन है, आपका बांग्लादेश। और इन चारों देशों की अनेकों क्षेत्रों पर, इकोलॉजी से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के सभी पर आप देखोगे इसका असर देखने को मिलेगा। उसी पर हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो ये जो न्यूज है इस पर हम लोग आगे जो सेशन है उसमें बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और मैप को देखना बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पटना में जो है 5 अगस्त से एक नया बैच शुरू होने वाला है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको लेकर के जो भी जानकारियां हैं वो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर, पटना जो ऑफलाइन सेंटर है अनअकैडमी का, वहां पर आकर के ले सकते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इस बैच में एडमिशन लेने पर आपको 35% तक का ऑफ मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग डेट क्या है, 5 अगस्त। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी आपके लिए कुछ उपयोगी चीजें उपलब्ध हैं। जैसे आप देखोगे अगर आप हमारे अनअकैडमी के वेबसाइट पर आते हैं तो जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उसकी समरी हैं, या फिर जो वीकली समाचार पत्र हैं उसके पीडीएफ हैं, या फिर डेली बेसिस पर जो न्यूज एनालिसिस होता है उसका पीडीएफ, या फिर पिछले वर्षों के जो पीवाईक्यू हैं वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। बस आपको यहाँ पर विजिट करना है और आपको जो है इसका लाभ उठाना है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यानी कि अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं तो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट सीरीज जो है उपलब्ध है। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा मेन न्यूज है कि जो चाइना के द्वारा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में जिस तरीके से ब्रह्मपुत्रा नदी में जो एक बहुत बड़ा डैम बनाने की बात कही जा रही है उसका इम्प्लीकेशन जो है
वो भारत और बाकी के जो देशों पर किस तरीके से पड़ने वाला है। अगर हम इस डैम की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस डैम को लेकर के तो वैसे तो आप देखोगे बहुत दिनों से ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक डैम बनाने की बात चीन कर रहा है। 2021 से ही आप देखोगे इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली थी। लेकिन जो आप देखोगे कि जो सीरियसली दिसंबर में दिसंबर 2024 में आप देखोगे कि चाइना ने कहा था कि वो सीरियसली अब इस प्रोजेक्ट को क्या करने वाला है, कंप्लीट करने वाला है, इसकी शुरुआत करने वाला है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो चीन है अब उसने इस पर काम शुरू कर दिया है। और अगर हम इस डैम की बात करें तो कहा जा रहा है कि बनने के बाद ये 60 गीगावाट जो क्या करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, 60 गीगावाट। और कहा जाता है कि ये जो क्षमता है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ 3 जॉर्जे डैम, जिसने यांगतेज में बनाया है, किसने, चाइना ने। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जब डैम बन करके तैयार होगा तो इसका जो कैपेसिटी है वो अभी का जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम जहां से सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उससे 3 गुना ज्यादा बिजली जो है पैदा करेगा। इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। तो इस बात को भी याद रखना है कि जो उसका कैपेसिटी है 60 गीगावाट, वो अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम 3 जॉर्जे डैम जो कहते हैं उससे 3 गुना क्या है, ज्यादा है। तो काफी महत्वाकांक्षी योजना है ये चीन की, जिसको वो एक तरीके से स्टेट सिंबल के रूप में इसको क्या कर रहा है, प्रचारित कर रहा है। और अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कोई एक देश में बहने वाली नदी नहीं है। ये जो है ट्रांस बाउंड्री क्या है, हिमालयन रिवर है। यानी कि 4 देशों में इसका रिवर बेसिन जो है फैला हुआ है। और नो डाउट चाइना जो है यहाँ पर अपर मोस्ट रिपेरियन नेशन है, यानी कि सबसे ऊपरी देश कौन है, चाइना है। और उसके बाद हम कह सकते हैं, अगर हम मैप में भी देखें तो मैप से आपको ज्यादा ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि जो आपका क्या है, यारलुंग सांगपो नदी जो है वो 3 देशों से होकर के क्या है, बहती है। तो आप देख सकते हो ये ऑटोनोमस, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है वहां पर ये बह रहा है। यहाँ पर आते ही आप देखोगे ये क्या करता है, एक यू ग्रेट बैंड जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से यू आकार में शेप को बदलता है और सीधे कहां पर इंटर करता है, तो भारत में। तो चाइना है, भूटान है, इंडिया है, और सबसे जो निचला देश है वो कौन है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश पर जो असर है इसका सबसे ज्यादा जो है पड़ने वाला है। तो अपर रिपेरियन कंट्री कौन हो गया, चाइना, है ना। मिडिल रिपेरियन कंट्री हो गया भूटान और इंडिया, और लोअर रिपेरियन जो कंट्री वो कौन है, बांग्लादेश। तो चाइना अगर यहां पर ग्रेट बैंड पर क्या करता है, अगर बना देता है क्या, बांध, तो और आप देखोगे ऑब्वियसली भारत पर, भूटान पर और बांग्लादेश पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ चाइना ही नहीं है जिसने ब्रह्मपुत्रा नदी पर बांध बनाने की शुरुआत की है। आप देखोगे अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे हम भूटान की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी देशों ने जो है इस नदी का सही उपयोग करने के लिए इसके ऊपर बांध बनाने की या तो बनाने की शुरुआत की जा चुकी है, या पर बनाने का क्या है, इनका क्या है, फ्यूचर प्लान है। तो आप देखोगे कि हर देश अपनी एक सोवर्निटी के रूप में इसको देखता है, और जिस जिस भी देश से होकर गुजर रही है क्या ब्रह्मपुत्रा, वो देश क्या करता है, इस पर अपनी सोवर्निटी को दर्शाने के लिए वहां पर क्या करता है, बांधों का निर्माण करता है। तो ये सिर्फ चाइना ही नहीं है, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश और भूटान जैसे देश हैं, उन्होंने भी क्या किया, इस पर अपने अपने हिसाब से या तो बांध बनाने वाले हैं फ्यूचर में, या फिर कहीं कहीं पर उन्होंने इस पानी के यूज करने के लिए बांध को बनाया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो मेन मकसद है वो ये जानना है कि आखिर अगर चाइना का जो डैम यहां पर बन करके तैयार होता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो लोअर रिपेरियन कंट्रीज यानी कि भारत और बांग्लादेश पर किस तरीके से पड़ेगा, खास करके भारत पर किस तरीके से पड़ेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर देता हूं कि आखिर इसका असर किन किन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। और जो सबसे पहला क्षेत्र है वो क्या है, एग्रीकल्चर। तो आप देखोगे कि 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि चाइना ने अगर क्या बना दिया रिवर पर एक डैम, तो ऑब्वियसली वो इसके पानी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और जब गर्मी का दिन होता है, जब पानी कम होता है नदियों में, तो क्या कर सकता है, पानी के फ्लो को रोक सकता है।
और बरसात के दिनों में जब वहां पर उस रीजन में बहुत ज्यादा क्या है वर्षा होती है, तो पानी के फ्लो को बढ़ा सकता है, जिससे कि बाढ़ की आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो एग्रीकल्चर, मान लीजिए उस समय जब कम पानी होता है ब्रह्मपुत्रा में, तो इसका असर एग्रीकल्चर पर भी पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई के लिए हो सकता है कि पानी की क्या हो, कमी हो जाए। दूसरा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आप देखिएगा कि अगर बड़ा डैम हम एक रिवर पर बना देते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये नदियों के द्वारा बहा करके लाया गया जो गाद होता है, गाद जो मिट्टी होती है, वो यहाँ पर इस डैम में क्या होंगे, बैठना शुरू हो जाएंगे। यानी कि और आगे जो है इसका प्रवाह केवल पानी जाएगा, गाद जो है वहीं पर बैठी रहेगी। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है, इसको हम लोग गाद बोलते हैं, वो काफी उपजाऊ होती है। और वो मिट्टी जब वो फैलती है, जब वो जमीन पर फैलती है, और वहां पर जब आप खेती करते हो, तो आपकी जो पैदावार है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो सिल्ट होता है, सिल्ट सॉइल इज मोर फर्टाइल देन अदर टाइप ऑफ सॉइल एंड इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर लार्ज डैम बनाया जाता है, तो इट कैन होल्ड बैक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट ब्राउट बाय द रिवर, और जिसके कारण आपका जो एग्रीकल्चर है लोअर रिपेरियन कंट्री में, यानी कि निचले देशों में, उस पर क्या हो सकता है, ये प्रभावित कर सकता है। तो दो ऐसे तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये बांग्लादेश में, भारत में क्या करेगा, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट डालेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक करके इसी तरीके से हर क्षेत्र में जो इसका असर पड़ेगा उसको क्या करना है, समझना है। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर पर यह किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरा जो क्षेत्र है जिस पर इसका असर पड़ेगा, वो है आपका वाटर रिसोर्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप डैम बना लेते हैं किसी नदी के अपर स्ट्रीम पर, तो आप आसानी से पानी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी मैं कह रहा था कि हालांकि चाइना का ये कहना है कि वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो क्या है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि चाइना ये कह रहा है कि निचले जो देश है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो बांध बना रहे हैं उसमें हम पानी को स्टोर नहीं करेंगे, यानी कि पानी के बहाव के साथ ही हम क्या करेंगे, बिजली को पैदा करने का प्रयास करेंगे। अगर हम स्टोर करेंगे तब जाकर के निचले देशों में जो है क्या होगा, पानी की कमी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप रन ऑफ द रिवर बना रहे हैं, रन ऑफ द रिवर जो बांध है वो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे चाइना आसानी से क्या कर सकता है, पानी के प्रवाह को, पानी के फ्लो को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब है ना पानी कम होता है ब्रह्मपुत्रा में, उस समय वो क्या करेगा, पानी को स्टोर कर सकता है, जिससे कि निचले इलाकों में पानी कमी होगी, है ना। उसका सीधा असर जो है वाटर रिसोर्सेज पड़ेगा निचले देशों पर। और जब बाढ़ की स्थिति होगी तो पानी को छोड़ सकता है, जिससे कि पूरे निचले देशों में क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए। असम ऐसे भी बाढ़ से प्रभावित रहता है, ग्रसित रहता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि चाइना ने जरूर ये क्लेम कर रहा है कि ये रन ऑफ द रिवर क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, which does not involve storing and diverting water from the ब्रह्मपुत्रा। तो निचले देशों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भले ही जो चाइना का ये क्लेम है कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी चाइना जो है यहाँ पर पानी को अच्छे तरीके से क्या कर सकता है ना, यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। और स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई सेशन, है ना, ड्राई सेशन यहाँ पर क्या किया जा सकता है, चाइना के द्वारा पानी को रोक करके परेशान किया जा सकता है भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका असर वाटर रिसोर्स पर भी काफी अच्छा खासा पड़ेगा। अब भारत को क्या करना है, अपने जो एरिया है, या बांग्लादेश को अपने रंगपुर का एरिया या फिर बाकी जो एरिया है वहां पर क्या करना है, सिंचाई के लिए पानी लेना है, शहरों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई करना है। और अगर ब्रह्मपुत्रा नदी में शुष्क दिनों में, यानी कि ड्राई सीजन में अगर पानी कमी होगी, ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट वहां पर किसानों पर होगा, फसल की पैदावार पर होगा, शहरों को जो पानी आप पहुंचाते हैं उस पर देखने को आपको मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको एक एक करके इन सभी बातों को समझना है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हालांकि मैंने आपको हिंदी में भी ये पूरा का पूरा कंटेंट दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कंटेंट आपको अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस सेशन की ये होती है। तो आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो पीडीएफ डाउनलोड का लिंक है, वहां से पीडीएफ को जरूर डेली बेसिस पर क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको
वीडियो तो आप देखें ही, साथ ही साथ आपको जो कंटेंट है वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इसका जरूर आप लोग क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। अब आप देखो कि जो सेस्मिक इम्पैक्ट है ना, यानी कि जो भूकंपीय प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो इतने बड़े बड़े डैम अगर इस एरिया में बनेंगे हिमालय क्षेत्रों में, और आप सभी जानते हैं कि जो हिमालयन रीजन है वो सेंसिटिव जोन में आता है, हाई सेस्मिक जोन में आता है, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े भूकंप आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और आप सभी जानते हो कि जब इतना बड़ा डैम बनेगा तो क्या कर सकता है कि जो सेस्मिक इफेक्ट इसका है वो भी पड़ सकता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें जो गति है वो भी आ सकती है, उस पर भी ये दबाव बनाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तो ये है कि इतने बड़े बड़े डैम, ये प्रूफ हो चुका है कि जहां पर भी बड़े बड़े डैम बनते हैं ऑब्वियसली वहां पर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। और ऑलरेडी आप देखोगे कि हिमालयन रीजन जो है वो ऑलरेडी एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहां पर बड़े बड़े भूकंप आने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। और मान लीजिए ऐसा कोई बड़ा भूकंप आता भी है तो अगर डैम यहाँ पर क्षतिग्रस्त होगा तो इससे भी आप देखोगे कि जो लोअर रिपेरियन कंट्री है वहां पर भारी तबाही मच सकती है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि द हिमालयन रीजन इज वनरेबल टू सेस्मिक एक्टिविटी, द sheer size of the infrastructure project undertake there pose a significant threat to population living downstream। तो भूकंपीय प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, किसका, इस इतने बड़े डैम का। तो अलग अलग क्षेत्रों पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो तीसरा क्षेत्र क्या था, इसका सेस्मिक इंपैक्ट। इसके अलावा जो इकोलॉजी है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इतना बड़ा जब डैम बनेगा तो आप देखोगे कि बहुत बड़े एरिया को ये क्या करेगा, सबमर्ज कर देगा। और इसके कारण क्या होगा कि जो मैनी स्पीसीज और जो फ्लोरा और फन्ना वहां पर देखने को मिलते हैं जो ऑलरेडी क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनके लिए और भी दिक्कतें सामने आएगी, क्योंकि जो हैबिटेट लॉस होगा उसके कारण पूरा का पूरा जो हिमालयन रीजन में बहुत सारे ऐसे जो फ्लोरा एंड फन्ना है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं जो कि क्रिटिकली क्या है, इंडेंजर्ड है, उनके लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। तो क्या कहा जा रहा है, द इकोसिस्टम इन द हिमालयन रीजन इज ऑलरेडी डिट्यूरेटिंग, है ना, ग्लेशियर आर रिट्रीटिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और आप देखोगे डिफोरेस्टेशन, जो सॉइल इरोजन एंड द लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम हियर। तो आप देखोगे हिमालयन रीजन में ऑलरेडी डिफोरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, या फिर जो लैंडस्लाइड है, इसके जो है खतरा हमेशा बना रहता है और ये बढ़ता जा रहा है। और इस तरह के अगर हम फिर से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर वहां की इकोलॉजी पर इसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और ये इन सभी चीजों को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जो ग्लेशियर का रिट्रीटिंग हो रहा है, जो घट रहे हैं ग्लेशियर, जो पीछे हट रहे हैं, वो आपको और देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे हिमालयन इकोलॉजी को वहां पर क्या करेगा, तहस नहस कर देगा। तो ये इंपैक्ट बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट है जिसको कि आपको समझने की जरूरत है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल इंपैक्ट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और इंपैक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, वो ये है कि चाइना जो है इसको एक वाटर बॉम्ब के रूप में यूज कर सकता है। जो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए नदी के ऊपर जो देश है वो उसने यहाँ पर बांध बना लिया और हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर वो क्या कर रखा है, यहाँ पर स्टोर करके रखा है, और कभी भारत और चीन के बीच में स्थिति खराब होती है, युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो आसानी से चाइना जो है पानी छोड़ करके भारत के असम और नॉर्थ ईस्ट के बड़े भूभाग को क्या कर सकता है, डुबा सकता है। तो ऑलरेडी वो बांग्लादेश और इंडिया पर एक तरीके से बढ़त बनाने के लिए क्या करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा। तो इसकी भी संभावना है कि जो चीन है वो जो है इसको एक वाटर बम के रूप में उपयोग में ला सकता है। तो ये कुछ ऐसे इंपैक्ट हैं, निगेटिव इंपैक्ट हैं, जिसके बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। और मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में क्या किया, यहाँ पर डिस्कस किया है। तो बांध तो बन रही है, ये तो न्यूज सबको पता है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि हमारे देश के कुछ नेता इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि अभी डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे असम का ये कहना है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी को, जो इतनी विशाल नदी बनती है, वो तो भारत में आने के बाद बनती है, ताकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलकर के क्या बनी है, ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन
असर तो इसका पड़ने वाला है और इसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस, जहां पर हमने चीन के द्वारा जो मेगा डैम बनाया जा रहा है किस पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, उसका असर लो रिपेरियन कंट्री यानी कि बांग्लादेश और इंडिया पर क्या पड़ेगा, उसको लेकर के हमने डिस्कस किया। तो आने वाले समय में इस न्यूज को हम लोग आगे भी फॉलो करते रहेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को ये न्यूज अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।